गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? सब अच्छे होंगे। गुड इवनिंग। बढ़िया है। बढ़िया है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो 26 क्वेश्चन हमारे हो गए थे वीक 3 के, जनवरी के। अब हम आज नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर 27। Which state became the 34th to implement the आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं ABPMJ, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। टोटल कितने स्टेट है हमारे? 28 स्टेट है। यूटी कितनी है? 8 है। तो उस तरीके से हमारे जो स्टेट और यूटी मिला के कितने हुए बताओ? 36 हुए ना? तो 36 हुए, तो उसमें से आपका ओडिशा बन गया है 34th नंबर का स्टेट, जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। इस पिक्चर को ध्यान से देखना, मैं इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से भी पढ़ूंगी। यहाँ सबसे पहले इन्होंने दिया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस आपकी स्कीम है, जिसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 2018 में। इट प्रोवाइड्स मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख टू ओवर 10 करोड़ मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज। सिंपल सी बात है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी आपकी किसी भी तरीके की इंश्योरेंस स्कीम है। अभी तक इतनी बड़ी कोई भी नहीं है, और जिसको फुली आपकी गवर्नमेंट क्या करती है, पूरा का पूरा सरकार क्या करती है, उस पर पैसा देती है आपको। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दो तरह की स्कीमें होती हैं, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। देखो दोनों में डिफरेंस होता है। अगर अब आप यहां देख सकते हो, यहां लिखा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और यहां लिखा है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। ये आपको अपने नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का मतलब है कि जिसको क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन उसमें आपका शेयर रहेगा सेंटर का भी और साथ ही साथ रहेगा आपका स्टेट का भी, जिस भी स्टेट में वो इम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक है। अब एक चीज और जहां से आपको क्वेश्चन बनता है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होती है उसमें फंडिंग होती है दो तरह की। नॉर्मली जो आपके स्टेट हैं वहां पे 60% क्या करती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और 40% जिस भी स्टेट के अंदर आपको वो स्कीम लाई जा रही है वो वाली देती है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात के अंदर 40% सरकार देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी, और 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपका एक रेशो आता है 90:10 का। ये स्पेशली है आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए। आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर कितनी हमारी आती हैं स्टेट आती हैं? 7 स्टेट आती हैं, जिनको हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कितनी होगी आपकी? 4। फिर उसके बाद आपका असम आ गया, मेघालय आ गया, है ना, त्रिपुरा आ गया। तो टोटल हो गया आपकी 7। तो इन 7 के लिए, और साथ ही साथ आपकी 3 हिमालयन स्टेट, जिसमें से हमारा प्यारा हिमाचल भी है, और जम्मू कश्मीर भी है, उत्तराखंड भी है। तो तीनों स्टेट भी आते हैं इसके अंदर। इट मीन्स कि अगर ये वाली जो स्कीम है आपकी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अगर हिमाचल के अंदर ये इम्प्लीमेंट होती है हिमाचल के अंदर ऑलरेडी हमने इसको अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो जिसमें से 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, सिर्फ 10% हमारी स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि 90 और 10 का रेशो कहाँ पे है। और इसमें कोई भी लिमिट नहीं है फैमिली साइज की, ठीक है। और इट कवर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अगर किसी को पहले से कोई बहुत खराब बीमारी है, फिर उसको पता चलता है, तो उसके ऊपर पूरा उसको डायग्नोज किया जाएगा और पूरा आपको जितना भी इसका बेनिफिट होगा वो मिलेगा। और इसको इम्प्लीमेंट करने वाली कौन है? इम्प्लीमेंटेशन बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये भी आपको पता होना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ABDM। ऊपर वाली क्या थी? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और नीचे वाली कौन सी है आपकी? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात की गई है। इट एम्स टू डेवलप द डिजिटल बैकबोन फॉर इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके तहत क्या किया जाएगा? एक सेकेंड, इसको रिमूव कर देती हूँ।
इसके तहत क्या किया जाएगा, जो आपका डिजिटल मिशन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जो डिजिटल बैकबोन है आपका, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजिटलाइज किया जाएगा। आपने सुना होगा, आप सबने बना भी लिए होंगे आभा कार्ड, है ना। अब आभा कार्ड चल रहे हैं आपके। अगर आपका किसी भी तरीके का घर में किसी की सर्जरी होनी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहां पे आभा कार्ड चल रहे हैं और वो आपके बनाने भी इजी है। आवा ऐप है, उस पर जाइए। अगर किसी ने नहीं बनाया तो अपना जो भी अपना आवा हेल्थ अकाउंट नंबर है वो आप बना सकते हो, अपने आप बना सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस आवा ऐप आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है। ये वाली स्कीम कब लॉन्च हुई थी, 2021 में। तो याद रखना है, अगर पूछा जाएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 में, अगर पूछा जाएगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में। इन पे मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ ज्यादा, क्योंकि स्कीम्स पूछी जाती हैं और इनका ईयर पूछा जाता है। आपको 4 स्कीम दे दी जाएगी और दूसरी तरफ 4 ईयर दे दिए जाएंगे। मैच करने के लिए बोलेंगे और आपको फिर उसमें से बताना होगा मैच करके कौन सा राइट ऑप्शन है। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगी, ये दोनों ही आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओडिशा न्यूज में था तो इसलिए ओडिशा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ओडिशा की कैपिटल क्या है, ओडिशा के सीएम कौन है। ये दोनों ही चीजें आप मुझे बताओगे। ओडिशा became the 34th state to implement the Ayushman Bharat प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना after the National Health Authority of the Union Ministry of Health entered into a MOU। MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने MOU किया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और बोला ठीक है हम इसको करेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना उसको इम्प्लीमेंट कर रही है ओडिशा गवर्नमेंट। साथ ही में वहां पे ओडिशा में ऑलरेडी आपकी चली हुई थी ऐसी स्कीम, जैसे कि हमारे यहाँ पे है ना, हम लोग पढ़ते हैं जैसे आयुष्मान भारत है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर हिमाचल की करेंगे तो वहां पे हिम केयर है। उसी तरीके से जैसे कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसी तरीके से ओडिशा के अंदर ऑलरेडी थी गोपा बंधु जन आरोग्य योजना। 5 लाख मिलता है पर फैमिली पर एनम, लेकिन अगर कोई विमेन है तो उसके लिए अलग से एडिशनल 5 लाख मिलता है। सबको नहीं मिलता है। जो सीसी के अंदर आते हैं आपके, जो भी आपका सेंसस हुआ है जिसके अंदर आपके बीपीएल वाली फैमिली है, उन्हें ही मिलता है ये। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज नॉट ओनली द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज स्कीम, और ये फुली फाइनेंस होती है आपकी गवर्नमेंट के द्वारा। अगर एग्जैक्ट डेट आपने याद रखनी है इसकी तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो। 23 सितंबर 2018, 23 सितंबर 2018 को। और कौन सा स्टेट था जहां पे सबसे पहले इसको किया गया था लॉन्च, वो था आपका झारखंड। झारखंड की कैपिटल रांची। हेल्थ बेनिफिट क्या होंगे इसमें, आपके किसी तरीके की सर्जरी करवानी है, मेडिकल एंड डे केयर ट्रीटमेंट्स, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, डायग्नोस्टिक, वो सब चीजें मिलेंगी। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आपको हल्का सा भी बुखार आ गया है और आप जा रहे हो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हो और आप बोल रहे हो डॉक्टर साहब दवाई ले ली, अच्छा ये ना आप जो हमारा आयुष्मान भारत वाला है उससे आप क्या करना डिडक्ट कर लेना, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई सर्जरी करनी है, कोई मेजर इशू है, तभी आपको वहां पे, अगर आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हो तभी आपको मिलेगा इसका फायदा। ये सब कुछ हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल टर्मरिक बोर्ड। ये बोर्ड अभी न्यूज में बहुत था क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम इसकी स्थापना की गई है नेशनल टर्मरिक बोर्ड की। तो ऑप्शन है आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, श्री पल्ले गंगा रेड्डी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो श्री पल्ले गंगा रेड्डी जी हैं उन्हें बना दिया गया है इस बोर्ड का, नेशनल टर्मरिक बोर्ड का चेयरमैन, और ये फर्स्ट चेयरमैन बने हैं आपके। द हेडक्वार्टर ऑफ द बोर्ड हैज बीन सेट अप इन हैदराबाद तेलंगाना। ये स्टेटमेंट मतलब कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक गलत है। तेलंगाना के अंदर जरूर है इसका हेडक्वार्टर, लेकिन हैदराबाद के अंदर नहीं है, ये है निजामाबाद में। तो आपकी ये स्टेटमेंट होती है गलत। अच्छा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मुझे आप लोग ना 2 सेकंड दीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज तूफान चल रहा है। मैं दरवाजे बंद कर देती हूँ, 2 सेकंड देना मुझे।
Okay, sorry for the disturbance. Okay, तो सेकंड स्टेटमेंट थी हमारी, द हेडक्वार्टर ऑफ द बोर्ड हैज बीन सेट अप इन हैदराबाद तेलंगाना, जो कि स्टेटमेंट गलत है क्योंकि तेलंगाना में जरूर है लेकिन हैदराबाद में नहीं है, ये है आपका निजामाबाद में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है CIM Pitambara is a high yielding curcuminoid rich variety developed by the Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants। जो आपकी CIM पिताम्बर है, ये एक वैरायटी बोल रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया कर्क्यूमिनॉइड रिच वैरायटी है, किसकी? टर्मरिक की, और इसको तैयार किया गया है CIMAP के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन बनता है फर्स्ट और थर्ड, मतलब आपका सही है, तो ऑप्शन आपका बी। और ये कौन दिख रहे हैं आपको फोटो में? ये है पीयूष गोयल जी। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल लॉन्चेस नेशनल टर्मरिक बोर्ड। तो टर्मरिक बोर्ड जो बना है आपका, उसको लॉन्च किया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि लॉन्च किसके द्वारा किया गया है। एंड श्री पल्ले गंगा रेड्डी एज इट्स फर्स्ट चेयरपर्सन। द हेडक्वार्टर ऑफ द बोर्ड, अभी भी बताया मैंने आपको, उन्होंने वहां पे गलत लिखा था, हैदराबाद लिखा था, तो वो उस वजह से गलत हो गया, निजामाबाद तेलंगाना। और टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस भी बोलते हैं। तो आपसे एक स्टैट का बन गया कि अगर आपको एग्जाम में आ गया कि इनमें से 4 दे दी जाएंगे आपको ऑप्शन, टर्मरिक, जिंजर, इस तरीके से, तो आपको बताना है कि कौन सी इसमें गोल्डन स्पाइस है। तो गोल्डन स्पाइस को किसको बोलते हैं हम? टर्मरिक को। The newly formed board will pay special attention to the welfare of the turmeric farmers spread across 20 states, including Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh, Meghalaya and others. अब ये जो बोर्ड आपका बन रहा है, इसके साथ साथ में ही कुछ बाकी स्टेट्स हैं जहां पे क्या किया जाएगा, पूरा फोकस किया जाएगा, जो भी टर्मरिक फार्मर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। तो कौन कौन से स्टेट है? अक्रॉस 20 स्टेट है, जिसमें से महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, मेघालय है और कुछ और है। बस आपने ना नंबर याद रखना है, 20 स्टेट, बस बाकी नाम याद रहेंगे तो ये जरूरी नहीं है। द बोर्ड विल फोकस ऑन द की एरिया सच एज R&D के ऊपर काम किया जाएगा, टर्मरिक प्रोडक्ट के ऊपर काम किया जाएगा, नई इसकी स्पीशीज के ऊपर, इन्वेंशन के ऊपर काम किया जाएगा, कैसे इसकी जो ग्रोथ है उसको और अच्छे से हम एनहांस कर सकते हैं, अच्छी प्रोडक्ट इसका तैयार कर सकते हैं, तो उन चीजों के ऊपर क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका स्टैट का। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। अगर विश्व में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस, कंज्यूम और एक्सपोर्ट जो करता है वो है हमारा प्यारा भारत। तो इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस भी सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद हम लोग कंज्यूम भी सबसे ज्यादा करते हैं। देखिए कुछ भी होता है, चोट लगती है, फटाफट से हमारी नानी दादी क्या लेके आती हैं? हल्दी और तेल। बीमार होते हैं, हल्दी वाला दूध। कुछ भी होता है, हल्दी का लेप, है ना। शादियां होती है, उपटन लगता है, उसमें हल्दी डलती है। तो सबसे ज्यादा कंज्यूम भी हम करते हैं और सबसे ज्यादा उगाते भी हम हैं और सबसे ज्यादा बेचते भी हम हैं। तो ये आपको याद करना है। India is responsible for over 70% of the world's turmeric production, with 30 varieties of the turmeric being grown in the country. भारत रिस्पॉन्सिबल है लगभग आपके 70% ऑफ द वर्ल्ड टर्मरिक प्रोडक्शन के लिए। 70% सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के अंदर होता है और 30 वेराइटीज मिलेंगी आपको हमारे देश के अंदर टर्मरिक की। इंडिया हैज मोर देन 62% शेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, और वर्ल्ड में हम ट्रेड करते हैं लगभग 62% शेयर सिर्फ और सिर्फ हमारा है, उससे भी ज्यादा। अब ये स्पीशीज आपने याद रखनी है, ये वैरायटीज आपने याद रखनी है इसकी, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। रिसेंटली अ हाई यील्डिंग कर्क्यूमिनॉइड रिच वैरायटी, टर्मरिक के अंदर होता है ये। तो कौन सी है वो जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है कर्क्यूमिनॉइड? वो है आपका CIM पीताम्बर एंड द NBRIS नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की केशारी वैरायटी। तो जो केसारी वैरायटी है या केशारी बोलिए, और CIM पीताम्बर है, ये बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी की है। हैविंग इंट्रोड्यूस्ड इन द नवरंगपुर ऑफ ओडिशा, जो कि एक वन ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। अगर आपको याद होगा, हमने नीति आयोग के बारे में पढ़ा था, वहां पे हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पढ़ा था और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक भी पढ़े थे।
तो उसी में से एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है आपकी नवरंगपुर। ये ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, ज्यादा फोकस करती है और अच्छे से क्या करती है, काम करती है। जो थोड़ी पिछड़ी रह गई उनको एनहांस आगे बढ़ाने का काम करती है। तो ओडिशा की नवरंगपुर के अंदर इन वैरायटियों को इंट्रोड्यूस किया गया। CIM पीताम्बर, इट इज अ हाई यील्डिंग curcuminide rich variety of turmeric developed by Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants। तो ये आपकी CIM पीताम्बर क्या है, टर्मरिक की ही वैरायटी है। आपसे जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसको तैयार किसने किया है ये भी आपने याद करना है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। It can yield 50% more than the existing varieties of turmeric and help farmers। ये yield करेगी 50% more than जो भी आपकी existing variety है उससे ज्यादा, और किसानों को उसमें क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये टॉलरेंट है, जो लीफ ब्लॉच डिजीज हो जाती है ना, आपके जो टर्मरिक के पत्ते हैं उनमें एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं लीफ ब्लॉच डिजीज, तो उसको लेके भी ये टॉलरेंट है, मतलब उसको नहीं होने देती है। तो बहुत अच्छी है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा केसारी वैरायटी के बारे में देख लेते हैं। इट इज टॉलरेंट टू लो टेम्परेचर एंड फ्रॉस्ट ड्यूरिंग विंटर। इट हैज अ लॉन्गर ग्रोथ पीरियड एज कंपेयर टू अदर वेराइटीज। और ये आपकी कैसे लो टेम्परेचर को लेकर टॉलरेंट है, आपकी जो आपके विंटर है उसको दौरान के लिए भी बहुत अच्छी है, मतलब उसको भी ऐसी हार्श से हार्श जो सिचुएशन है उसको भी क्या कर जाती है, फेस कर जाती हैं। तो इतना सा आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which dog has recently been officially recognized as an indigenous breed by the National Bureau of Animal Genetic Resources। कौन सा डॉग है इनमें से जो हमारा भारत का इंडिजिनियस ब्रीड है? वैसे आप इजीली आप इसका आइडिया लगा सकते हो। नंबर 1 पे लिखा है इन्होंने जर्मन शेफर्ड, नाम से पता लग रहा है ये कहाँ की ब्रीड है, ये जर्मनी की है। फिर है आपका गोल्डन रिट्रीवर, ये कहाँ की ब्रीड है, ये है आपकी स्कॉटलैंड की। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं भी लिख देती हूँ। ये है आपकी, हाथ से लिखना पड़ता है तो इतने अच्छे से नहीं होता है, इसके लिए मुझे पेन खरीदना पड़ेगा। स्कॉटलैंड, और ये तो नाम से पता लग रहा है आपको जर्मनी। एंड लैब्राडोर रिट्रीवर, ये भी नाम से पता लग रहा है आपको कनाडा। कहाँ पे है लैब्राडोर? कनाडा, तो कनाडा की है। तो कौन बच गई? गद्दी डॉग। गद्दी डॉग मिलते हैं हमारे, सॉरी ओ कितना जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं उतना लेट हो रहे हैं। ओके, तो कौन सा डॉग है? गद्दी डॉग। Gaddi dog of the Himalayas recognized by ICAR-NBAGR Karnal means जो गद्दी डॉग है वो एक लॉयल resilient shepherd dog है from the Himalayas, has been officially recognized as an indigenous breed by the National Bureau of Animal Genetic Resources under the Indian Council of Agriculture Research। जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है जिसके बारे में हमने बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब आप मुझे बताओगे कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, देखो अगर अभी टाइम नहीं लगता, जब आप इसको यूट्यूब पे देखते हो सेशन को ना, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज इसका आंसर लिख दिया करो। आप ही का फायदा है इसमें, मेरा कोई फायदा नहीं है, आपको लर्न हो जाएगा। आपने इसका ईयर भी बताना है, कब ICR फॉर्म हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर भी बताना है। फिर आपको पता है फर्दर इसके क्या है, सब्सिडरीज हैं। उसी में से एक है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है उनके तहत बोला गया है, उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि जो गद्दी डॉग है ये इंडिजिनियस ब्रीड है हमारे इंडिया की, और हिमालय रीजन में ये पाई जाती है ज्यादा। तो ये आप फोटो अच्छे से देख सकते हो। शेफर्ड कौन होते हैं? शेफर्ड होते हैं ना आपके जो गडरिये होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, वो अपनी भेड़ों को लेके जाते हैं, तो उनके साथ जो कुत्ते होते हैं वो होते हैं आपके गद्दी डॉग। और इसका नाम गद्दी क्यों पड़ा है? गद्दी ट्राइब के साथ चलता है ये, तो नेम्ड आफ्टर द गद्दी ट्राइब नोन फॉर हर्डिंग शीप एंड गोट्स इन द हाई हिमालयास। These dogs play a vital role in protecting livestock, herding, fostering a deep bond with shepherds। और जो shepherds होते हैं आपके गडरिये होते हैं उनके साथ उनका बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, और जो आपकी भेड़ें होती हैं उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत न्यूज में रहा,
Consider the following statements regarding chronic wasting disease, CWD. chronic word लग गया तो बहुत ही डेंजरस है. Also known as zombie deer disease. आपको दो स्टेटमेंट दी हैं. अब एक नई बीमारी सुनने को मिल गई होगी आपको, zombie deer disease. zombie वर्ड तो हम वैसे भी सुनते ही हैं, आपकी जो हॉलीवुड की मूवीज होती हैं उसमें बहुत zombie दिखते हैं. तो zombie deer disease से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दी हैं, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. पहली स्टेटमेंट, जो क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज है, इट इज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स which are misfolded proteins that lead to brain damage in infected animals. जो बायो के स्टूडेंट होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा प्रियॉन्स क्या होती हैं. प्रियॉन्स होते हैं जब आपकी प्रोटीन की जो मिसफोल्डिंग हो जाती है, प्रॉपर से जैसी वो फोल्ड होनी चाहिए थी वैसी नहीं होती है, तो उसे हम बोलते हैं प्रियॉन. तो बोला जा रहा है कि जो क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज है वो कॉज होती है प्रियॉन्स के द्वारा, जो कि क्या होती है, आपकी मिसफोल्डेड प्रोटीन होती हैं. वो क्या करती हैं, फिर ब्रेन को डैमेज कर देती हैं, है ना, जो भी इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं, और उनसे वो फर्दर हमें भी हो सकती हैं. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. दूसरा, CWD इज ऑलवेज फेटल इन इन्फेक्टेड एनिमल्स. जो इन्फेक्टेड एनिमल्स उनमें ये फेटल होती है. फेटल मीन्स घातक, मतलब कि मर जाएंगे वो. एंड देर इज नो वैक्सीन और ट्रीटमेंट, और इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है. ये स्टेटमेंट भी है आपकी बिल्कुल करेक्ट. तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. Scientists express concerns over the possibility of the deadly and incurable zombie deer disease affecting humans. ये ह्यूमन को भी अफेक्ट कर रही हैं. तो देखिए इस तरीके से ये अफेक्टेड होगा, और इस तरीके की सिचुएशन देख रहे हैं यहाँ पे. इन्होंने पूरा इसके ऊपर रिसर्च किया, तो उसके ऊपर ही इन्होंने फिर चिंता जताई है. About zombie deer disease, known scientifically as chronic wasting disease, it is a progressive and fatal neurological disease which primarily affects deer, elk, moose and reindeer. तो इन सबको ये प्राइमली अफेक्ट करती हैं. ये भी ध्यान रखना है आपने कि मेजरली किनको अफेक्ट करती है, उनसे फर्दर हमें होगी. डियर, एल्क, मूस एंड reindeer. What causes CWD? CWD is caused by infectious protein called prions, and prion are protein. Prions क्या होते हैं, आपके प्रोटीन होते हैं, उनकी प्रॉपर से आपकी फोल्डिंग नहीं होती है, उन्हें हम prion बोल देते हैं. फिर prions are proteins that cause other proteins in the brain to fold abnormally. They create spongy holes in the tissue. फिर टिश्यू में वो होल कर देंगे, ब्रेन डैमेज हो जाएगा और न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो जाएगी. काम खत्म. फिर ट्रांसमिशन, जो CWD प्रॉन्स हैं ये हाईली कंटेजियस होते हैं, स्प्रेड होते हैं, बहुत इजीली मतलब फैल जाते हैं ये बॉडी फ्लूइड से, जैसे कि सलाइवा से, फिक्सिस से, ब्लड से, यूरिन से, इधर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट और एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन से भी ये क्या होते हैं, इजीली ट्रांसमिट हो जाते हैं. सिम्टम, प्रोग्रेसिव वेट लॉस, बहुत तेजी के साथ वेट लॉस. न्यूमरस बिहेवियर चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो सोशल इंटरेक्शन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी. लॉस ऑफ अवेयरनेस, ये बहुत ज्यादा चीजें हैं जिसका क्या आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे. लॉस ऑफ फियर ऑफ ह्यूमंस एंड डिजीज एनिमल्स आल्सो में एग्जिबिट इंक्रीज ड्रिंकिंग, यूरिनेशन एंड एक्सेसिव सलाइवेशन. फिर से मुझे आपको ना 2 सेकंड देने पड़ेंगे. सॉरी, मुझे आवाज लगा रहे हैं, 1 सेकंड देना मुझे, कोई आया है. हाँ जी पापा जी. सॉरी, आज मुझे बार बार जाना पड़ रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है. ओके. Then treatment. It is always fatal in infected animals. There is no vaccine or treatment. और ये आपके infected animals में fatal होता है और कोई वैक्सीन और ट्रीटमेंट नहीं है इसके लिए. 1 सेकंड देना मेरे को, मेरा सांस फूल गया.
Okay. Next question. Where is the Purulia Observatory established by the S.N. Bose Center for Basic Sciences located? आपसे पूछा जा रहा है, ऑब्जर्वेटरी है पुरुलिया ऑब्जर्वेटरी, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था एस.एन. बोस के द्वारा। तो एस.एन. बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंस, तो कहाँ पे है ये है आपकी वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते हैं इसको। पुरुलिया ऑब्जर्वेटरी फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ईस्टर्न इंडिया इनॉग्रेटेड इन बंगाल। जो हमारा पूर्वी भारत है उसकी ये फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, जो जिसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, बंगाल के अंदर। देखो ये क्या होती है, ये है ऑब्जर्वेटरी। ये एक ऐसे एरिया में होती है, मतलब आप अगर इस एरिया में जाओगे तो इस ऑब्जर्वेटरी के हेल्प से आपको स्काई ना, ये वाला रीजन होगा जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम होता है, जहाँ पे आप इजीली क्या कर सकते हो, अपने आसमान की पूरे ऊपर की क्या कर सकते हो, अच्छे से स्टडी कर सकते हो। और बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या कर सकते हैं साइंटिस्ट ना, बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, अपने स्टडी कर सकते हैं। पॉल्यूशन यहाँ पे लगभग ना के बराबर होता है। पॉल्यूशन भी कौन सा आपका, एयर पॉल्यूशन। नेम सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, नाम क्या है इसका, S.N. बोस सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो नाम पड़ा था, जो कि हमारे भारत के फेमस साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस। तो ये दिख रही होगी आपको, हिल है पंचेट, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल। इसको एस्टेब्लिश किया गया है सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस के द्वारा, एंड MOU विद द सिद्धू कानू बिरसा यूनिवर्सिटी पुरुलिया फॉर रनिंग द ऑब्जर्वेटरी एंड शेयरिंग रिसोर्सेज, the first astronomical observatory of the eastern India and the sixth in the country under the Department of Science and Technology under Ministry of Science and Technology। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इन्होंने बोला इंडिया की फर्स्ट नहीं बोला, इन्होंने क्या बोला है आपका, ईस्ट इंडिया की। ये देखिए, क्या आपको पता है हमारा भारत है ना, इससे कैसे हमारा भारत है, कुछ इस तरीके का हमारा भारत है, थोड़ा सा गलत बन गया यहाँ से। तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो इस वाले हिस्से की बोली है ये, ईस्ट इंडिया की, ना कि भारत की। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके तो MOU विद द सिद्धू कानू बिरसा यूनिवर्सिटी, तो इसके लिए हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ किया है, सिद्धू कानू बिरसा यूनिवर्सिटी के साथ किया है। एंड पुरुलिया फॉर रनिंग द ऑब्जर्वेटरी एंड शेयरिंग रिसोर्सेज, जो भी यहाँ पे रिसोर्सेज होंगे उनको शेयर किया जाएगा। एंड द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द ईस्टर्न इंडिया एंड द सिक्स्थ इन द कंट्री, हमारे देश की बनी है ये 6 नंबर की, और ईस्ट इंडिया की बनी है ये फर्स्ट। इट इज द 6th सच ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया आफ्टर द लद्दाख, लद्दाख की बहुत फेमस है लद्दाख, देन नैनीताल उत्तराखंड के अंदर है एक, आपकी माउंट आबू राजस्थान में है, एंड गिरवानी हिल्स इन पुणे में है, और कावालूर इन तमिलनाडु में। ये आपको ना सारी की सारी याद होनी चाहिए, लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू, गिरवानी हिल्स इन पुणे एंड कवालूर इन तमिलनाडु। और अब होगी आपकी पुरुलिया, जो कहाँ पे है आपकी, वेस्ट बंगाल में। अबाउट पुरुलिया यूनिवर्सिटी, sorry, observatory location, it is located on the Panchet hill in the Garpanch Court area of Purulia district in West Bengal. It is equipped with a 14-inch diameter telescope for scientific observations. The observatory is at height कितनी 600 मीटर above the ground level, and longitude और इसका यहाँ का longitude कितना है आपका, approximately 86 डिग्री ईस्ट, और diameter कितना है इस टेलीस्कोप का, 14 इंच। It will be a major observatory not only in Eastern India but also in the world। और ये मतलब मेजर और माइनर होती है ऑब्जर्वेटरीज, ये मेजर ऑब्जर्वेटरी है, और सिर्फ बोलते हैं ईस्टर्न इंडिया की नहीं है, पूरे वर्ल्ड में से जो आपकी मेजर ऑब्जर्वेटरी है उसमें से एक बन गई है ये भी। Along the 86 degree east longitude stretching from the Arctic Ocean in the north to Antarctica in the south, there are very few observatories। ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है, देखो दो चीजें होती हैं, ये भी बता देती हूँ आपको। देखो ऐसे होता है,
जो इस तरीके से होता है ये होता है आपका लैटिट्यूड, लेटी हुई, और ये होता है आपका लॉन्गिट्यूड। तो ये बोल रहे हैं, मान ली यहाँ आपको पता है आर्कटिक ओशन है आपका, नीचे आपका क्या है, अंटार्कटिका है, जिसको हम सदर्न भी बोलते हैं, तो अंटार्कटिका है। तो इस रीजन में ये आपकी कैसी है, इस स्ट्रेच के अंदर नॉट टू अंटार्कटिका इन द साउथ, बड़ी कम फ्यू ऑब्जर्वेटरी है, उसमें से एक बन गई है आपकी पुरुलिया, जो कि है वेस्ट बंगाल के अंदर। हो सके तो इसका लॉन्गिट्यूड भी याद रखना, 86 डिग्री ईस्ट। It will help in scientific observation of astronomical object, training students in handling telescope and recording data. तो students भी यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं, और जो astronomical objects होंगे उनको यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा। Next question. Who was honored with Singapore's honorary citizen award, becoming the second Indian recipient after Ratan Tata, in recognition of outstanding contributions to the country's growth and development? देखिए, सिंगापुर का जो ऑनरी सिटीजन अवार्ड है वो दिया गया है इंडियन को, और वो दूसरे इंडियन बने हैं। उनसे पहले सिर्फ और सिर्फ मिला था रतन टाटा जी को, ठीक है, जिनका आपको पता है हाल ही में पीछे डिवाइस हो गया था, निधन हो गया है, और अब ये बने हैं दूसरे। तो वो कौन है, वो है तरुण दास, ऑप्शन थर्ड, तरुण दास, ये है तरुण दास जी। तरुण दास ऑनर्ड विद सिंगापुर ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड, प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर Tharman Shanmugaratnam bestowed the highest honor of the city state on Tarun Das। जो सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थर्मन शनमुगरत्नम, तो उन्हें दिया गया, उनके द्वारा दिया गया ये तरुण दास जी को, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल भी हैं, रह चुके हैं हमारे CII के, कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री के। CII के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। द ऑनररी सिटीजन अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन 2003, 2003 के अंदर इसके ये जो अवार्ड है इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। और बस आपने इतना याद रखना है, इतना डीप में इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है ये पहले रतन टाटा जी को मिल चुका है और अभी मिला है तरुण दास जी को, और तरुण दास जी रह चुके हैं पहले डायरेक्टर जनरल CII के। अच्छा, एक चीज और, ये दिया क्यों जाता है, ये दिया जाता है अगर कोई कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अच्छा कोई काम करता है तो उन्हें दिया जाता है, कोई आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। इन्होंने सिंगापुर और इंडिया के अंदर के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए, तो इसके लिए इन्हें दिया गया है। कैपिटल क्या है सिंगापुर की, सिटी स्टेट ये सिंगापुर सिटी है। करेंसी क्या है आपकी, सिंगापुर डॉलर। एंड सिंगापुर इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन एशियन। एशियन क्या आपका, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना। एशियन की फुल फॉर्म क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो साउथ ईस्ट में पड़ता है आपका ये सिंगापुर। इट्स इंडिया 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। तो 2023-24 के अंदर इसने इंडिया के साथ बहुत अच्छा ट्रेड किया, काफी ज्यादा ट्रेड किया, तो 6 नंबर का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बना था सिंगापुर हमारा। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, इंडिया साइन डबल होगा यहाँ पे, डायरेक्ट नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लेना ना, यहाँ पे होगा डबल। डबल। इंडिया साइन डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद सिंगापुर इन 2016 टू चेक टैक्स इवेजन। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, DTAA डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है, दो देशों में, मान लीजिए मैं बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर हूँ या बहुत बड़ी बिजनेसमैन हूँ, मैं यहाँ पे इंडिया के अंदर मैंने कुछ भी, मैं काम कर रही हूँ अपनी कंपनी का और मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा रही हूँ, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, भारत सरकार को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। जब मैं सिंगापुर के अंदर भी काम कर रही हूँ तो मुझे वहां पे भी क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। मैं उसी कंपनी से रिलेटेड वहां पे भी कुछ कर रही हूँ तो मुझे वहां पे भी टैक्स देना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं डबल टैक्स, मतलब कि आपको दो जगह टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश ने या बहुत सारे देश क्या करते हैं, आपस में मिलके ना इसके ऊपर क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं जिसको बोला जाता है DTAA डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। मतलब कि अगर भारत के अंदर आप टैक्स दे रहे हो तो आपको सिंगापुर में टैक्स देने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिंगापुर के अंदर दे रहे हो तो आपको भारत के अंदर देने की जरूरत नहीं है, तो इससे आपका पैसा बचेगा। नहीं तो इसका क्या होता है ना, बहुत ज्यादा कई जगह पे होता है कि थोड़ा आपका ब्लैक मनी को व्हाइट भी कर लेते हैं, बट इसके साथ हमने किया हुआ है, तो ये याद रख लेना 2016 में किया था, ताकि टैक्स हमें एक ही जगह देना पड़े। बायलैटरल एक्सरसाइजेस बाय द 3 सर्विसेज, और हम सिंगापुर के साथ
एक्सरसाइजेस करते हैं। एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर करते हैं हमारी इंडियन आर्मी और सिंगापुर की आर्मी। ये सारा स्टैट है आपका। इंडियन आर्मी और सिंगापुर की आर्मी के बीच में होता है अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज होती है। और सिमबैक्स ये होती है इंडियन नेवी और सिंगापुर की नेवी के बीच में। आप आराम से देख सकते हो सिमबैक्स, है ना, ऐसे सिंगापुर, आई से आपका इंडिया। तो सिंगापुर और इंडियन नेवी के बीच में होती है सिमबैक्स। और एयरफोर्स एक्सरसाइज ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग भी है यहाँ पे। इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज सिंगापुर इन 1965। कोई जब ये फर्स्ट टाइम देश बना था तो कौन सा था कंट्री थी जिसने इनको बोला अच्छा ठीक है आप देश हो, हम आपको मानते हैं देश, तो वो था हमारा प्यारा भारत। तो इंडिया वॉज वन ऑफ द, मतलब कि और भी थे बहुत से, लेकिन उसमें से हमारा भारत भी था। उन्होंने बोला ठीक है हम आपको देश मानते हैं। कब की बात है ये? सिंगापुर को कब हमने कंट्री माना, रिकॉग्नाइज किया? 1965 में। अच्छा 1965 में इंडिया किसके साथ वॉर कर रहा था, बताओ फटाफट से। चाइना के साथ कर रहा था कि पाकिस्तान के साथ कर रहा था 1965? पाकिस्तान के साथ, हुआ, है ना, ठीक है, इंडो पाक वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट इज द परशुराम कुंड मेला ऑफन रेफर टू एज द कुंभ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कंडक्टेड? कौन सा इंडियन स्टेट है जहां पे परशुराम कुंड मेला होता है, जिसको क्या बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट का कुंभ बोला जाता है, परशुराम कुंड मेला। तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, परशुराम कुंड मेला। अरुणाचल प्रदेश डेप्यूटी सीएम शोभना मेन इनॉग्रेट्स परशुराम कुंड मेला 2025। जो आपके अरुणाचल प्रदेश के डेप्यूटी सीएम हैं जिनका नाम है शोभना मेन, उन्होंने उद्घाटन किया परशुराम कुंड मेला का। ये आप फोटो भी देख सकते हो, श्री परशुराम कुंड तीर्थोनयन लिखा है। सहभागी लोक सेवकों के स्वस्तिक कामना समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फोटोज को अच्छे से देखा करो, फिर उससे ना थोड़ा लंबे टाइम तक याद रहता है। अ प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल इवेंट ऑन मकर संक्रांति, और ये मतलब बहुत खास इवेंट होता है। ये कब होता है? मकर संक्रांति के ऊपर। ऑफन रेफर टू एज द कुंभ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बैंक्स ऑफ द रोहित रिवर। तो इसे बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट का कुंभ। तो यहाँ से भी अब कुंभ इतना न्यूज में रहा है आपका इस बारी, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए नॉर्थ ईस्ट का कुंभ कहाँ पे होता है? तो नॉर्थ ईस्ट का कुंभ होता है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कौन सी नदी के किनारे होता है? लोहित रिवर के किनारे। अब मुझे आप बताओगे कि जो लोहित रिवर है वो किसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है? कौन सी बहुत बड़ी नदी है जो आपके, एक ही तो नदी है वहां पे आपकी मेजर, जो चाइना से होते हुए आती है। हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा है इसको, बताओ। जिसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र ही हो गया। ब्रह्मपुत्रा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा की क्या है आपकी, ये ट्रिब्यूटरी है लोहित रिवर। हमने पढ़ा था ना, ब्रह्मपुत्रा नदी आपकी जब निकलती है उधर से मानसरोवर से, फिर उसके बाद वो इंडिया के अंदर एंटर करती थी नामचा वर्मा से। नामचा वर्मा से भी जब वो एंटर करती है ना इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश में, तो हम उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं जानते हैं। तब हम उसको क्या बोलते थे? सिहांग और दिहांग। बाद में उसमें फिर जब वो नीचे असम में पहुंचती थी तो वहां पे सिकांग, दिकांग, लोहित उसमें मर्ज होती थी, फिर जाके आपकी बनती थी ब्रह्मपुत्रा। डेवलपमेंट वर्क बीइंग कैरिड आउट अंडर द पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो ये सब चीजें यहाँ पे होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 52 फुट लॉन्ग, 52 फुट वाइड एंड 52 फुट टॉल महामृत्युंजय यंत्र बीन इंस्टॉल्ड? अच्छा मैंने यहाँ पे शायद से ना गलती से क्या बोल दिया, मानसरोवर नहीं, क्या बोला मैंने अभी? ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? एंग्सी ग्लेशियर से निकलती है ना, मानसरोवर लेक के नजदीक है वो एंग्सी ग्लेशियर। वैसे मैं बहुत आराम से करवा रही हूँ पर न्यूज भी बहुत ज्यादा है, तो देख लेना आप, है ना। अगर नहीं मतलब अगर लगेगा बहुत फास्ट हो रहा है तो आप वीडियो देख लेना। ओके, वेयर तो वर्ल्ड का पहला 52 फुट लॉन्ग, 52 फुट चौड़ा, 52 फुट टॉल महामृत्युंजय यंत्र कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? तो वो इंस्टॉल किया गया है आपके जहां पे हमारा महाकुंभ लगा था, प्रयागराज के अंदर। महाकुंभ 2025, वर्ल्ड्स फर्स्ट महामृत्युंजय यंत्र इंस्टॉल्ड इन प्रयागराज। द वर्ल्ड्स फर्स्ट, ये देखो ये है आपका 52 फुट लॉन्ग,
ये 52 फुट लंबा, 52 फुट चौड़ा, 52 फुट टॉल महामृत्युंजय यंत्र है ये, और इसको इंस्टॉल किया गया है तपोवन आश्रम इन झुंसी हवेलीज इन प्रयागराज, द लैंड ऑफ महाकुंभ। इसको हम लैंड ऑफ महाकुंभ भी बोलते हैं क्योंकि प्रयागराज में ही हुआ था। तो तपोवन आश्रम इन झुंसी हवेली के अंदर इसको इंस्टॉल किया गया है। ये है आपका महामृत्युंजय यंत्र। महामृत्युंजय क्या होता है? आपने सुना होगा, हम बोलते हैं ना महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं हम लोग, बोले शंकर जी का, है ना। तो ओम त्र्यंबकम करके जो हम बोलते हैं, तो महामृत्युंजय का मतलब होता है विक्ट्री ऑफ डेथ। महा मृत्यु अंजय, अजय होता है किसी के ऊपर जीत करना, मृत्यु के ऊपर जीत, तो विक्ट्री टू डेथ। यंत्र मेक्स ऑन वन हेल्दी एंड करेजियस बाय फ्रीइंग हिम फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ, डिजीज एंड डेंजर। बोलते हैं महामृत्युंजय यंत्र का मतलब ये किसी को हेल्दी बनाता है, करेजियस बनाता है, उसे किसी चीज का डर नहीं रहता, ना मौत का, ना बीमारी का, ना किसी खतरे का। महामृत्युंजय यंत्र वॉज क्रिएटेड इन 52 डेज, 52 दिन लगे इसको बनाने के लिए, और कॉस्ट कितनी रही? 4 करोड़। ये भी आपको याद रखना है कि कितने दिन लगे, कितना पैसा लगेगा, लगा इसके लिए टोटल आउटले है 4 करोड़ और डेज लगे 52। अब इसमें कुछ खास चीजें हुई हैं, जैसे कि 151 आचार्य बैठे थे, और उन्होंने यहाँ पे जब इसकी स्थापना हो रही थी तो उन्होंने चैंट किए महामृत्युंजय मंत्र, है ना। चैंट मतलब जो बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वो किया था। कितने आचार्य थे? 151। साथ ही साथ दीज सेंट्स आर कॉन्सिक्रेटिंग 11,11,000 आपके 111 रुद्राक्षास। अब आपको पता है एक का बड़ा होता है ना, हम कुछ शगन देते हैं, हम देते हैं 101, 121, 111 ऐसे देते हैं, तो वैसे ही रुद्राक्ष भी कितने रखे गए हैं? 11, 11, 11, 1, मतलब 11,11,111 रुद्राक्ष। कॉन्सिक्रेट क्या होता है? अभिषेक करना। जैसे आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हो, क्या बोलते हैं उसको? कॉन्सिक्रेशन करना, अभिषेक करना। तो उसी तरीके से रुद्राक्षों का भी अभिषेक किया गया। These rudrakshas will be sent by post to the devotees who visit Mahakumbha free of cost। और जो भी लोग यहाँ पे गए थे, डिवोटीज गए थे महाकुंभ में, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये दिए गए रुद्राक्ष। महामृत्युंजय मंत्र कंसिस्ट ऑफ 52 लेटर्स, और महामृत्युंजय मंत्र के अंदर 52 लेटर्स होते हैं, विच आर एक्चुअली द 52 एनर्जी सेंटर्स इन द कंट्री, जो कि एक्चुअली में हमारी कंट्री के अंदर 52 एनर्जी सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements regarding the Kampala Declaration on Agriculture। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोला जा रहा है कंपाला डिक्लेरेशन है, किसके ऊपर है? एग्रीकल्चर के ऊपर है। उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दी है, आपने बताने कौन सी करेक्ट है। द कंपाला डिक्लेरेशन ऑन एग्रीकल्चर वाज अडॉप्टेड एट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफ्रीकन यूनियन समिट। जो कंपाला डिक्लेरेशन है एग्रीकल्चर के ऊपर है, उसको अडॉप्ट किया गया था एट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफ्रीकन यूनियन समिट हुआ था तब। बिल्कुल ठीक है। द कंपाला डिक्लेरेशन सक्सीड्स द मालावो डिक्लेरेशन, हाँ ये भी ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अब इसको समझते हैं। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफ्रीकन यूनियन समिट on the Comprehensive Africa Agriculture Development Program CAADP concluded in Kampala, Uganda। कंपाला कहाँ पे आपका? ये युगांडा के अंदर है। युगांडा आपकी क्या है? कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ही अंदर। विद द अडॉप्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव कंपाला डिक्लेरेशन फॉर अफ्रीकाज एग्री फूड सिस्टम फॉर 2026 to 2035। देखो 10 साल का ये आपका पूरा का पूरा एक तरह का डिक्लेरेशन हुआ है कंपाला, जिसमें क्या करेंगे? अफ्रीका के अंदर जो एग्री फूड सिस्टम है उसके ऊपर काम करेंगे। बस इतना सा आपने याद रखना है। द न्यू डिक्लेरेशन इज द सक्सेसर ऑफ टू द मालावो डिक्लेरेशन whose implementation periods conclude this year। इससे अभी आया आपका कंपाला डिक्लेरेशन, इससे पहले कौन सा था? मतलब कि कंपाला एक जगह युगांडा के अंदर, तो इस बार वहां पे फोकस किया जाएगा। इससे पहले था मालावो डिक्लेरेशन, तो उसका टाइम हो गया खत्म। अब नेक्स्ट उसकी जगह पे कौन आ गया? कंपाला डिक्लेरेशन। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट थी, तभी आपकी सेकंड। मालावो डिक्लेरेशन द CAADP was officially launched in July 2003। इसको प्रॉपर से ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 2003 के अंदर, ड्यूरिंग द सेकंड ऑर्डिनरी सेशन, जब हुआ था आपका अफ्रीकन यूनियन असेंबली का मापूतो मोजाम्बिक में।
इन रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस सच एज, क्योंकि वहां पे लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो रही थी, फूड की इनसिक्योरिटी थी, अंडर इन्वेस्टमेंट थे, वहां पे लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। अब कहीं पे प्रोडक्टिविटी ही नहीं होगी, क्या मैं और आप वहां पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे ना। हम ऐसी जगह करेंगे जहां पे कुछ ना कुछ अच्छी सी प्रोडक्टिविटी हो रही है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वहां के गवर्नमेंट को उसको पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए कंपाला में इस बार क्या किया जाएगा, बहुत अच्छे से काम किया जाएगा। कंपाला कहाँ पे, युगांडा के अंदर। तो उसके लिए आया है आपका कंपाला डिक्लेरेशन। फोकस किसके ऊपर किया जाएगा, एग्रीकल्चर। तो कंपाला डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा? आपको पता है 2024 बोलो चाहे 25 बोलो, गाजा इजराइल पूरा साल न्यूज में था। गाजा के ऊपर क्या क्या हुआ, इजराइल ने क्या क्या किया, सब आपको पता है। तो बोला जा रहा है, तो उसके ऊपर एक बुक आई है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, और ये बुक भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही थी। तो ये आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। इसके ऑथर है पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा जी सोच रहे थे और वो गाजा को लेकर इतनी चिंता में आ गए कि उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें मिश्रित होने लग पड़ी, है ना। पंकज मिश्रा, कुछ इस तरीके से आप याद कर लेना। पंकज मिश्रा की लेटेस्ट बुक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। ये है पंकज मिश्रा जी, आप ना यूट्यूब पे भी देख सकते हो इनको। और बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, और इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि इजराइल ने गाजा के साथ क्या किया, क्या चीजें हो रही हैं। और इसको पब्लिश किया है जुगरनॉट बुक्स ने। एंड एग्जामिन हाउ इजराइल एंड इट्स सपोर्टर्स, जो भी इजराइल है और इजराइल के जो सपोर्टर्स हैं, किस तरीके से वो जो हॉलोकॉस्ट हुआ था उसको बोलते जस्टिफाई कर रहे हैं। हॉलोकॉस्ट जहाँ पे नरसंहार किया जाता है, लोग लाखों की तादाद में मारे जाते हैं, तो अपने एक्शन को वो कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं वो बताया इन्होंने अपनी इस बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been honored with the Gates Cambridge Impact Prize 2025 by the Bill and Melinda Gates Foundation for her contribution in the field of light and matter physics? ये वाला ऑनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि विल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, आप जानते ही होंगे विल गेट को, मेलिंडा गेट्स को। तो इनके द्वारा, इनकी एक फाउंडेशन है, उनके द्वारा एक प्राइज दिया जाता है जिसका नाम है गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज। तो 2025 का किसे दिया गया है, क्यों दिया गया है, और लाइट और मैटर फिजिक्स की फील्ड में। तो ये दिया गया है प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जी को। ये है हमारी प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जी, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट फैकल्टी ऑनर्ड विद द गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025। तो ये अभी प्रेजेंट में है, जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारे प्यारे भारत के अंदर, उनकी फैकल्टी हैं ये। तो इन्हें दिया गया है ये प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जी को। ये है उर्वशी सिन्हा जी। Professor Urvashi Sinha, faculty in the Light and Matter Physics theme at the Raman Research Institute, was honored with the Gates Cambridge Impact Prize 2025, जो कि दिया जाता है विल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा, जो कि कहाँ पे है आपकी कैम्ब्रिज यूके के अंदर। एंड प्रोफेसर सिन्हा इज अमंग द 8 विनर ऑफ द गेट कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज। तो 8 विनर हैं इसके, और 8 विनर में से एक है हमारे प्रोफेसर सिन्हा जी। और इनको ऐसा नहीं है कि यही अवार्ड दिया गया है, इनको और भी बहुत ही जो महान महान अवार्ड है वो दे दिए गए हैं अभी तक। तो इन्हें प्रेस्टिजियस राष्ट्रीय विज्ञान युवा पुरस्कार भी दे दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इन्हें मिल चुका है। और साथ में ये रेसिपेंट रही हैं कनाडा एक्सीलेंस रिसर्च चेयर की इन फोटोनिक क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, तो वो भी इनको मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी कनाडा के द्वारा। एंड शी हैज प्लेड अ लीडिंग रोल इन द क्रिएशन ऑफ द ओपन क्वांटम इंस्टीट्यूट, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मल्टी स्टेक होल्डर इंस्टीट्यूशन, जिसको लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, कहाँ पे लॉन्च किया गया, सन में, मार्च 2024 के अंदर, ओपन क्वांटम इंस्टीट्यूट। तो उसके अंदर भी ये क्या कर रही है, लीड रोल प्ले कर रही है। जिन क्वेश्चन में टाइम लगाने की जरूरत नहीं, वहां मैं टाइम नहीं लगाऊंगी, जहां पे समझाने वाला होगा वहां मैं टाइम ले लूंगी, ठीक है। तो ये तो आपका लर्निंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been reappointed as the chairperson of the reconstituted Prime Minister Museum and Library Society? देखिए, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी है, उसके चेयरपर्सन ऑलरेडी यही थे, अब इन्हें दोबारा से क्या कर दिया, बना दिया गया है, रीअपॉइंट कर दिया गया है। तो वो कौन है, नृपेंद्रा मिश्रा जी। नृपेंद्रा मिश्रा, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का नाम भी एन से है, और उन्हीं का जो म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी है उसके चेयरपर्सन का नाम भी एन से ही है, नृपेंद्रा मिश्रा। ये है नृपेंद्रा मिश्रा जी।
पहले भी ये थे, अब इन्हें दोबारा से, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बोलते हैं आपको ही दोबारा से बनाते हैं। The Prime Minister's Museum and Library Society and Executive Council have been reconstituted with former Principal Secretary to Prime Minister Nripendra Mishra getting another 5-year term 5-year term as the organization chairperson. तो ऑलरेडी ये थे, फिर दोबारा से इनको बना दिया गया। इनका टर्म हो रहा था 13 जनवरी 2025 को खत्म। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बोला, उसी दिन उन्होंने क्या कर दिया, ऑर्डर इशू कर दिया, बोला आप कहीं नहीं जा रहे हो, अभी आप 5 साल और दोगे। और साथ में ही ये जो आपका इंस्टीट्यूशन सोसाइटी है, इसके अंदर कुछ मेंबर भी ऐड किए गए हैं, जैसे कि जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी, फॉर्मर नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन रहे हैं राजीव कुमार, रिटायर्ड आर्मी जनरल सैयद अत्ता हसनैन, फिल्म मेकर शेखर कपूर, संस्कार भारती वासुदेव कामत। ये आपको याद रहेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं रहेंगे कोई बात नहीं, बट आपने चेयरपर्सन याद रखना है। उसके बाद ये जो आपका पूरा प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम लाइब्रेरी है, इसके जो हेड होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि हमारे अभी हैं नरेंद्र मोदी जी। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो होते हैं आपके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं। और इसके अंदर होते हैं आपके 34 मेंबर्स, और पहले इसमें 29 थे, तो वो भी अब बढ़ा दिए गए, अब कितने कर दिए गए, 34। और टर्म रहता है 5 साल का। द प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश्ड, कि कब इसकी स्थापना हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी 1 अप्रैल 1966 को, टू मैनेज द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। पहले क्या नाम हुआ करता था इसका, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, बाद में बोला चेंज करते हैं इसको, फिर नाम रख दिया गया प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। आपने देखा होगा ये न्यूज में, उसमें ना पूरा इस म्यूजियम के अंदर जितने भी आपके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ना, उनका सीक्वेंस के अंदर, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनका पूरा डाटा दिया होता है, बहुत सुंदर सा। आप इसको ना यूट्यूब पे देखना, न्यूज में भी बहुत ज्यादा था। इट इज लोकेटेड इन द हिस्टोरिक तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। अगर प्रॉपर से बताना हो कि कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली के अंदर है। न्यू दिल्ली में भी कहाँ पे, तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स के अंदर है ये। एंड इट वाज फॉर्मली द रेजिडेंस ऑफ द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया। पहले ये रेजिडेंस हुआ करता था कमांडर इन चीफ का, जो कि भारत के कमांडर इन चीफ होते थे। तो अभी तो प्रेजेंट में कमांडर इन चीफ की पोस्ट खत्म हो चुकी है इंडिया के अंदर, है ना। तो कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया का ये रेजिडेंस हुआ करता था पहले। इन अगस्त 1948 इट बिकेम द ऑफिशियल रेजिडेंस। फिर उसके बाद जब हमारा देश आजाद हो गया, उसके बाद ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक ये रहा, उनका ऑफिशियल रेजिडेंस भी रहा। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम डेडिकेटेड टू द 15 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज ओपन टू द पब्लिक। फिर उसके बाद 21 अप्रैल 2022 को, तो ये याद रखना डेट, उसके बाद इसको क्या ओपनिंग कर दिया गया पब्लिक के लिए। मैं, आप, हम सब जा सकते हैं यहाँ पे और पूरा हम इसको देख सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम को डेडिकेट कर दिया गया 15 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वाज ओपन टू द पब्लिक ऑन 21 अप्रैल 2022। This is the first formal notification for the new society after the name of the Nehru Memorial Museum and Library। फिर इसको चेंज कर दिया गया 2023 के अंदर। बोला अब प्राइम मिनिस्टर तो बहुत रहे हैं, जब उनके नाम पे हम म्यूजियम बना रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। तो 2023 में नाम चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक इन्वॉल्व्स व्हिच टू ब्रांचेस ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है डेविल स्ट्राइक। ये किसी दूसरे देश के साथ नहीं हो रही है, ये हमारे ही देश की जो फोर्सेस हैं वो करती हैं। कौन कौन सी करती हैं, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स क्या करती है, मिलके करती हैं डेविल स्ट्राइक। कि कोई भी डेविल आएगा किसी भी तरीके का, उसको हम, एयरफोर्स वाले बोल रहे हैं हम उसको हवा में ही उड़ा देंगे, आर्मी वाले बोल रहे हैं अगर कोई नीचे से आ रहा है ना जमीन से, तो हम उनको जमीन पे ही खत्म कर देंगे। तो ये एक्सरसाइज होती है आपकी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में, और ये हुई 16 से 19 जनवरी के बीच में। कुछ इस तरीके का व्यू देख सकते हो आप। The Indian Armed Forces are set to conduct exercise Devil Strike from January 16 to 19, a joint exercise involving the allied airborne soldiers from the Indian Army and the Indian Air Force। और फोकस करते हैं वो कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में हमने कैसे कॉम्बैट करना है, कैसे हमने तैयार रहना अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है। और इसका ऑब्जेक्टिव होता है एनहांस सिंक्रोनाइजेशन, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, रिस्पॉन्स टैक्टिक, ये सब चीजों के ऊपर क्या करते हैं, ये फोकस करते हैं और अपनी इसको अच्छे से बनाते हैं। कोई बीच में नहीं बोलेगा कि काफी हो गया, मुझे करवाने देना, जब मेरे को लगेगा कि काफी हो गया तो मैं अपने आप को बोलूंगी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज नोन फॉर गंजीफा आर्ट, एन एनिशिएंट इंडियन कार्ड गेम दैट रिसीव्ड द GI टैग। कौन सा स्टेट है, बोलते हैं
वहां पे गंजीफा आर्ट है। विच स्टेट इज नोन एज गंजीफा, मतलब गंजीफा आर्ट के लिए वो जाना जाता है, कौन सा स्टेट है वो। और गंजीफा आर्ट क्या है, एक एनिशियंट इंडियन कार्ड गेम भी थी और इसे जीआई टैग भी मिला है। तो ये है आपका कर्नाटका। कौन सा स्टेट का है गंजीफा आर्ट, कर्नाटका का। क्यों न्यूज में था, प्रेसिडेंट मुर्मूज इनवाइट फॉर दिस ईयर रिपब्लिक डे रिसेप्शन सेट टू ऑनर क्राफ्ट्स फ्रॉम साउथ। इस बार क्या हुआ कि जो भी हमारे रिपब्लिक डे के ऊपर जिनको भी हमने इनवाइट किया हुआ था, उनको क्या किया, हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने ना उनको क्या कहते हैं, जो साउथ इंडिया का जो क्राफ्ट्स हैं वो एज ए गिफ्ट दिए थे। टू मार्क 75 years of the Republic of India, President has introduced a unique Republic Day at home reception. तो बोलते 75 ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो उसमें प्रेसिडेंट ने इंट्रोड्यूस किया एक यूनिक रिपब्लिक डे एट होम रिसेप्शन। अब होम ऐसा मत सोचना आपकी हमारी जो राष्ट्रपति हैं उनका घर मतलब कि राष्ट्रपति भवन, तो एट होम मतलब कि राष्ट्रपति भवन। A stiff white card embossed with the line capital of Ashoka is the usual format of the invitation card sent out for the customary at-home reception held at राष्ट्रपति भवन on Republic and Independence Day। यहाँ पे होती है, आपको पता है, चाहे आप इंडिपेंडेंस डे की बात करिए या रिपब्लिक डे की बात कीजिए, यहाँ पे रिसेप्शन होती है राष्ट्रपति भवन में। Invitees for the at-home will receive a specially curated box of craft work from the 5 southern states। जो हमारे सदर्न स्टेट हैं कौन कौन है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ की जो भी क्राफ्ट हैं उनसे वहां से चीजें ली गई, वहां की खास जिनको जीआई टैग मिला है, और उससे एक स्पेशल बॉक्स तैयार किया गया और वो दिया गया जो इनवाइटी थे, जो भी हमने रिपब्लिक डे पे जिनको इनवाइट किया था उनको हमने एज ए गिफ्ट दिया। देखो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। आप सोचो जो इनवाइटी हैं, आपको पता है कि जो इनवाइटी है दूसरी कंट्री के भी आए हुए थे, है ना, हमने उनको इनवाइट किया हुआ था, तो वो जब लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनको वो चीज अच्छी लगेगी और अपनी चीजों को एक्सप्लोर करने का और टूरिज्म को बढ़ावा देने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। The craft products in the invitation box are all made in the southern state, have GI geographical indicator tags, and are drawn from the one district one product scheme. The elements of the invitation include a box जो कि बना हुआ था बैम्बू बीब का, और उसके ऊपर की हुई थी कलमकारी पेंटिंग, ठीक है। और किसके द्वारा की गई थी, एक बहुत फेमस आर्टिसंस है निमला कुंटा, तो निमला कुंटा जी के द्वारा की गई थी उसके ऊपर कलमकारी पेंटिंग। आपके जो बैम्बू का बीब था, बॉक्स था। फिर उसके साथ साथ एन इकट पोचमपल्ली कवर, मतलब उसके बाहर एक कवर लगाया था जो कि था इकट पोचमपल्ली, दैट कैन बी यूज्ड इवन आफ्टर द बॉक्स हैज बीन डिसमेंटल्ड। मतलब कि अगर आप बॉक्स को डिसमेंटल भी करते हो उसके बाद आप उस कवर का यूज कर सकते हो, क्योंकि वो भी जीआई टैग है। ये जो इकट पोचमपल्ली है ये भी जीआई टैग मिला हुआ इसको। फ्रिज मैग्नेट डिपिक्टिंग मैसूर्स गंजीफा आर्ट, और मैग्नेट डिपिक्टिंग था जिसके ऊपर मैसूर का गंजीफा आर्ट बनाया हुआ था। यूजली सीन इन द फेमस गंजीफा प्लेइंग कार्ड्स एंड अ हैंडमेड पाउच, और साथ में उनको एक हैंडमेड पाउच दिया हुआ था जो कि बना था कांजीवरम सिल्क का। आपको पता है ना, कांचीपुरम एक जगह है तमिलनाडु के अंदर, उसी से कांजीवरम सिल्क की क्या हुई है, नाम पड़ा है। और कांजीवरम सिल्क को भी क्या मिला है, आपका साड़ियां आती है ना, इसके बहुत सूट आते हैं, साड़ियां आती हैं, तो उसका इन्होंने एक पाउच बनाया था, और कांजीवरम सिल्क को भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये आज का ना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मेरे को कुछ लिखाना भी आपको इससे रिलेटेड आगे लिखवाऊंगी मैं आपको, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हूँ। The special invitees at the Rashtrapati Bhavan reception will include a contingent of drone didis, women achievers, agriculturalists engaged in natural farming, and achievers who are also people with disability। और स्पेशल इनवाइटी रहे इसमें राष्ट्रपति भवन रिसेप्शन में, जैसे कि उसमें ड्रोन दीदीज थी जो थी, जिन्होंने, आपको पता है बहुत सारी जो विमेन थी जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत जुड़ी थी, उनको ड्रोन दीदी, उन्होंने ड्रोन बनाए थे बहुत सारे, तो ड्रोन दीदी के नाम से वो आपकी फेमस हो गई। फिर विमेन अचीवर, फिर आपकी एग्रीकल्चरिस्ट जो थे जो नेचुरल फार्मिंग से जुड़े हुए थे, फिर अचीवर्स जो थे उन सबको ये दिए गए, और पर्सन विद डिसेबिलिटी। कलमकारी पेंटिंग, इट इज अ हाईली पॉपुलर फॉर्म ऑफ हैंड पेंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल एंड पेंटिंग प्रैक्टिस इन आंध्र प्रदेश। अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप साथ साथ में इनकी फोटोज देख लेना, या बाद में इसकी फोटोज देखते रहना गूगल पे, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये कलमकारी पेंटिंग, ये हाईली पॉपुलर हैंड पेंटेड है आपका
और ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल और पेंटिंग, जिसको प्रैक्टिस किया जाता है आपका कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि कलमकारी पेंटिंग कहाँ की फेमस है। ये है आपकी आंध्र प्रदेश की। कलमकारी, देखो नाम से पता लग रहा है ना, कलमकारी, कलम का मतलब होता है पेन, कारी का मतलब पेंटिंग, तो कलमकारी का मतलब है आपका पेन पेंटिंग, ठीक है। और ये पता है आपको, ये जो कलमकारी पेंटिंग है ये कम से कम 3000 साल पुराना है, बहुत पुराना है ये, बहुत लंबे वक्त से ये किया जा रहा है। और जो इसमें पेन यूज किया जाता है ना, जिसमें ऐसा नहीं कोई भी पेन ले लिया उससे पेंटिंग करना शुरू कर दे, वो बैम्बू का पेन होता है, तो बैम्बू के पेन से इसका यूज किया जाता है, मतलब पेंट किया जाता है। अच्छा, अब आप लिख लो कि जो ये आपका एक है तमिलनाडु का है, ये वाला नहीं मैं बता रही हूँ, आंध्र प्रदेश वाला, करूपुर कलमकारी, जो करूपुर कलमकारी पेंटिंग है तमिलनाडु से, उसको जीआई टैग मिला है अक्टूबर 2021 में। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, करूपुर, KARUPPUR, करूपुर कलमकारी, तो कब मिला इसको जीआई टैग, अक्टूबर 2021 में, और कहां से, ये तमिलनाडु से। तो कलमकारी आपका टेक्सटाइल ट्रेडिशन में आया था कुतुब शाही के टाइम पे, जब गोलकुंडा के अंदर आपके कुतुब शाही थे, तो कुतुब शाही का जब राइन हुआ करता था, उनका राज हुआ करता था 16-17 सेंचुरी में, तो उस टाइम ये क्या कहता है, ये ट्रेडिशन के अंदर आया था कलमकारी। ये भी आपसे हिस्ट्री का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। द आर्ट फॉर्म ऑरिजिनेटेड इन तिलांग, द रीजन बिटवीन व्हाट इज प्रेजेंट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तो तिलांग के अंदर ऑरिजिनेट हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में पड़ता है। और दो डिस्टिंक्ट स्टाइल है कलमकारी की, एक होती है श्रीकला हस्ती और एक होती है पेदाना स्टाइल कलमकारी, दो तरह की होती है ना। फिर इसको जीआई टैग मिला है। अब नेक्स्ट है आपका इकट पोचमपल्ली, जो इकत पोचमपल्ली है, इकत का ऑरिजिनेट कहां से हुआ है, इट ऑरिजिनेट फ्रॉम द इंडोनेशियन मलय वर्ड मीनिंग कट, मीनिंग टू बाइंड। जो आपका इकट पोचमपल्ली है ये ओरिजिनेट हुआ है आपका इंडोनेशियन मलय, जो इंडोनेशिया है ना आपका कंट्री, तो वहां से इसका ओरिजिनेट हुआ है। इंडोनेशिया का एक वर्ड था जिसका नाम था मेंगी काट, जिसका मतलब होता है बाइंड करना किसी चीज को। इट फीचर्स और रेजिस्ट डाइंग प्रोसेस, जैसे कि आप इसको ध्यान से देखो, ये जो जितना भी इसके ऊपर काम किया गया है ये बाद में नहीं क्यों हुआ है कि मतलब आपके पहले कर लिया फिर उसके ऊपर, ये पहले ही किया जाता है इसके ऊपर। ये जो पूरा ब्लॉक प्रिंटिंग सी दिख रही है आपको, ये पहले ही होती है। थ्रेड्स आर डाइड बिफोर वीविंग, देखो वीव करने से पहले ही आपके ये थ्रेड डाई किए जाते हैं, बाद में नहीं होगा ये इसकी खासियत है। द फैब्रिक्स एग्जिबिट यूनिक ब्लर्ड इफेक्ट, आप इसको ध्यान से देखो, दिख रहे हैं ना आपको, ब्लर्ड से दिख रहे हैं, क्लियर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, ऐसे ब्लर्ड से हैं ये, तो ये भी एक कला है, यूनिक सी कला है। Ancient reference to Ikat include the Buddhist ललिता विस्तरा सूत्रा एंड द अजंता केव मोरल्स, तो वहां पे भी इसके बारे में बताया हुआ है आपके ललिता विस्तारा सूत्रा और अजंता केव मोरल के अंदर। These references mention विचित्रा पटोलका एसोसिएटेड विद द डबल इकत और पटोला ऑफ गुजरात, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये नोट कर लो कि पोचमपल्ली इकत को जीआई टैग का मिला था 2004 में, यहां से स्पेलिंग देख सकते हो आप, इकत पोचमपल्ली, और इसे जीआई टैग मिला है 2004 में, ठीक है, ओके। और मेजरली कौन से स्टेट का, तेलंगाना, ये भी लिख सकते हो आप साथ में। नेक्स्ट आ गया आपका मैसूर गंजीफा आर्ट। मैसूर गंजीफा आर्ट ये क्या है, ये है देखिए मैसूर गंजीफा आर्ट, हनुमान जी बने हैं यहाँ पे। जीआई टैग स्टेट कर्नाटका, तो कर्नाटका का इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है गंजीफा आर्ट को। गंजीफा एंड एनिशेंट इंडियन कार्ड गेम, पुराने वक्त में ना गेम भी खेली जाती थी, ऐसे कार्ड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वो बनी होती थी और उसकी गेम खेली जाती थी। वॉज हिस्टोरिकली बिलीव टू हैव बीन ब्राउट टू इंडिया एंड पॉपुलराइज्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, माना जाता है कि ये भारत के अंदर लाने का श्रेय किसको जाता है, मुगलों को जाता है। उन्होंने इसको इंडिया के अंदर क्या करते, वो गेम खेलते थे और उन्होंने इसको पॉपुलर किया। द पर्शियन बर्ड गंजीफे मीन्स प्लेइंग कार्ड, तो नाम भी आपको पता लग रहा है मुगलों का ही है, पर्शियन वर्ड से लिया गया, गंजीफे से गंजीफा, जिसका मतलब होता है प्लेइंग कार्ड। इन द 19th सेंचुरी द महाराजा ऑफ मैसूर मुमूती कृष्ण राजा वडियार थर्ड, जो रहे 1794 से 1868 तक, हैड ऑन नीशे क्रिएटेड फॉर द गेम एंड आर्ट ऑफ गंजीफा, तो उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया था, उन्होंने भी ये गेम क्रिएट की थी। कोथुका निधि द लास्ट चैप्टर ऑफ
Shita Vanidi, the monumental work of the Maharaja, has details of the card game of Mysore, known as the Mysore Chada Ganjifa. देखो इतना तो याद नहीं रहेगा, लेकिन आपने इनके नाम और थोड़ा सा अगर याद रख सकते हो, जैसे इसका जीआई टैग और कौन से स्टेट से ये बिलोंग करता है, ये याद रखना है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि अब पता ही आपको रिपब्लिक डे से मतलब हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इटिकोपाका डॉल्स, ये बहुत फेमस होती हैं। दीज आर ट्रेडिशनल टॉयज मेड बाय आर्टिसंस ऑफ इटिकोपाका विलेज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ बारहा रिवर। ये नोट कर लो, बारहा रिवर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये आपको याद रहनी चाहिए, जो न्यू रिवर आ रही है ना वो सब नोट किया करो। बारहा रिवर, तो बारहा रिवर के किनारे पे है आपका विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट, वहां पे ये आंध्र प्रदेश का ये फेमस क्या है? ट्रेडिशनल टॉयज हैं जो बनाए जाते हैं इटिकोपा विलेज के जो लोग हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया आपका? इटिकोपका डॉल्स। इसकी खासियत पता क्या होती है? आप इसको बड़े ध्यान से देखो, क्या कहीं पे भी आपको पॉइंटेड एज दिख रहा है? नहीं। चाहे आप हेड देख लीजिए, चाहे बाजू देख लीजिए, पूरी की पूरी बॉडी देख लीजिए, कहीं पे भी आपको ना पॉइंटेड एज नहीं मिलेगा। तो आप जिस मर्जी बच्चे को दे सकते हो, आप इसको छोटे से छोटे बच्चे को दे सकते हो, बिल्कुल सेफ है ये, कहीं से भी उनको चोट नहीं लगेगी। एक ये भी इसकी खासियत है, कहीं पे भी पॉइंटेड एज नहीं है। ये देखिए, इनमें भी कहीं पे भी नहीं है पॉइंटेड एज, है मतलब साइड से। ये आप मत बोलना कि ये पॉइंटेड नहीं है, इनको भी पूरा घुमा दिया गया है। तीखा मतलब तीखा नहीं है कि जिससे चोट लगे बच्चों को। ये देखिए, बहुत ही सुंदर, इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। These toys are made out of wood and are colored with natural dyes derived from seeds, liquor, bark, roots and leaves. तो आप बड़े इजीली जब भी जाओगे यहाँ पे तो आप इसको ला सकते हो आंध्र प्रदेश से और अपने बच्चों के लिए दे सकते हो इसको। बहुत अच्छा टॉय है। सबसे बड़ी बात है, इसको जो कलर भी किया हुआ है ये नेचुरल डाई से किया हुआ है, जैसे कि सीड से, लिक्वर से, बार्क से, रूट से, लीव से। तो नेचुरल डाई इसमें यूज किया गया है और लकड़ी के बने होते हैं। The artisans mainly use the wood from trees known as Ankudu, Brighatia, Tinctoria, that is soft in nature. जो artisans हैं जो mainly use करते हैं, बोलते use the wood from trees. तो कौन सा होता है वो? Ankudu, Brighatia, Tinctoria, जो कि soft होता है nature में। These toys have no sharp edges. They are rounded on all sides. इटिकोपका टॉयज रिसीव्ड जीआई टैग कब मिला था? 2017 में। ये भी आप नोट कर लीजिए। और कहाँ का है ये फेमस? आंध्र प्रदेश का। और पता है वहां के जो लोकल लोग हैं ना वो क्या बोलते हैं इसको? वो बोलते हैं इसको चिटकी, बुदाभाषी। तेलंगाना वाले लोग बोलते हैं इसको बुडाभाषी। ऐसे डिफरेंट नेम है इसके। स्क्रू पाइन लीव्स, ये जो आपको दिख रहे हैं ये है स्क्रू पाइन लीव्स। Woven from natural screw pine leaves, this sustainable bookmark exemplifies Kerala's commitment to eco-friendly craft. It carries a GI tag, highlighting its cultural and environmental significance. तो भी आपका ये भी क्या है? केरला का कमिटमेंट कि इको फ्रेंडली क्राफ्ट और बनता है इससे। और ये कैरी, इसमें इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है आपका। फिर आपका आ गया कांजीवरम सिल्क, सिंबलाइजिंग द एलिगेंस ऑफ कांजीवरम वीविंग। कांजीवरम सबको पता है, इसकी बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां आती हैं, जैसे इन्होंने भी पहनी हुई है। जीआई टैग स्टेट तमिलनाडु, और कांचीपुरम एक जगह है तमिलनाडु के अंदर, वहीं से इसका नाम पड़ा है कांजीवरम या फिर कांचीपुरम भी बोलते हैं। द कांचीपुरम सिल्क साड़ी इज अ टाइप ऑफ सिल्क साड़ी मेड इन कांचीपुरम रीजन इन तमिलनाडु इंडिया एंड ट्रेडिशनली द कांजीवरम इज अ साड़ी दैट इज यूजली हैंड वोवन इन मलवरी सिल्क। और कौन सी सिल्क होती है? मलवरी सिल्क की। एंड हैज प्योर गोल्ड एंड सिल्वर जरी, तो इसके ऊपर जो पूरा काम किया होता है गोल्ड और सिल्वर जरी का किया होता है। दैट रेंडर्स इन अ फेस्टिव क्वालिटी, ट्रेसिंग इट्स long and rich history from the Chola dynasty. Kanchipuram sarees today are considered as one of the oldest and rich legacies of the Indian textile industry. तो इसके साथ ही आपको बोलते हैं ये जो ट्रेसिंग है, लॉन्ग और रिच हिस्ट्री है चोला डायनेस्टी की रही है। वो अपनी रानियों को कांचीपुरम की साड़ियां पहनाते थे और ओल्डेस्ट और रिच लेगेसी जुड़ी हुई है इसके साथ, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ। तो इसी के साथ होते हैं आज के करंट अफेयर आपके यहीं पे समाप्त। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई उसके लिए आई एम सो सॉरी। थैंक यू।